इकाई 1 विविधता। पाठ की शुरुआती पंक्तियों पर ध्यान दीजिए। अपनी कक्षा में चारों तरफ नजर दौड़ाइए। क्या कोई ऐसी साथी है जो बिल्कुल आपकी तरह दिखती हो? यहाँ हमने सोच समझकर विशेषण और क्रिया के स्त्रीलिंग रूप का प्रयोग किया है जो पूरे पाठ में चलता है। शिक्षा में लड़कियों को समान स्थान व अवसर मिले, इसके लिए कई स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। एक तरीका यह भी है कि हम लिखते समय लड़कियों को सीधे संबोधित करें। यदि हम अभी तक की पाठ्य पुस्तकों को देखें तो उनमें पढ़ने वालों को हमेशा एक लड़का मानकर पुल्लिंग रूपों में ही प्रयोग किया गया है। यह मान लिया जाता है कि स्त्रीलिंग रूप उसी में शामिल है। यहाँ हमें भाषा की इस परिपाटी को बदला है। इस पाठ के अलावा हमने कुछ अन्य पाठों में भी स्त्रीलिंग रूप का प्रयोग किया है। विविधता की समझ। अध्याय 1। अपनी कक्षा में चारों तरफ नजर दौड़ाइए। क्या कोई ऐसी साथी है जो बिल्कुल आपकी तरह दिखती हो? इस पाठ में आप पढ़ेंगी कि लोग एक दूसरे से कई मामलों में भिन्न होते हैं। वे न केवल अलग अलग दिखते हैं बल्कि वे अलग अलग क्षेत्रों से भी आते हैं। उनके धर्म, रहन सहन, खान पान, भाषा, त्योहार आदि भी भिन्न होते हैं। ये भिन्नताएं हमारे जीवन को कई तरह से रोचक और समृद्ध बनाती हैं। इन भिन्नताओं के कारण ही भारत में विविधता है। विविधता या अनेकता हमारे जीवन को किस तरह बेहतर बनाती है? भारत इतनी विविधताओं वाला देश कैसे बना? क्या सभी तरह की भिन्नताएं विविधता का ही भाग हैं? चलिए कुछ उत्तर पाने के लिए हम इस पाठ को पढ़ते हैं। आपकी उम्र के 3 बच्चों ने ऊपर दिए गए चित्र बनाए हैं। खाली बक्से में आप अपना चित्र बनाइए। क्या आपका चित्र अन्य 3 चित्रों जैसा ही है? हो सकता है कि आपका चित्र इन तीनों से बहुत भिन्न हो, जैसे कि ये तीनों चित्र भी आपस में एक दूसरे से नहीं मिलते हैं। ऐसा इसलिए है कि हम सबका चित्रकारी करने का अपना अपना एक तरीका होता है। जिस तरह हमारी चित्रकारी में भिन्नता है, उसी तरह हमारे रंग रूप, खान पान में भी भिन्नता होती है। अपनी अध्यापिका की सहायता से यह पता कीजिए कि आप में से कितने साथियों के जवाब एक जैसे हैं। क्या कक्षा में कोई ऐसी साथी भी है जिसकी सूची आपकी सूची से हूबहू मिलती है? शायद नहीं हो। हालांकि ऐसा होगा कि कई साथियों के कुछ जवाब आपके जवाबों से मिलते जुलते होंगे। कितने साथियों को आपके जैसे किताब पढ़ना पसंद है? आपकी कक्षा के विद्यार्थी कुल मिलाकर कितनी भाषाएं बोलते हैं? इनमें अब तक आपको यह अंदाजा हो गया होगा कि कई मामलों में आप अपनी साथियों की तरह हैं और कई मामलों में आप अपनी साथियों से बिल्कुल अलग हैं। दोस्ती करना। क्या ऐसे इंसान से दोस्ती करना आपके लिए आसान होगा जो आपसे बहुत भिन्न है? नीचे दी गई कहानी पढ़ें और इस बारे में सोचें। मैंने इसे एक मजाक की तरह लिया। मजाक जो कि फटे पुराने कपड़े पहने उस छोटे से लड़के के लिए था जो जनपद की भीड़ भाड़ वाले चौराहे की लाल बत्ती पर अखबार बेचता था। मैं जब भी वहां से साइकिल से गुजरता, वह अंग्रेजी का अखबार हाथ में लहराते हुए मेरे पीछे भागता और उस दिन की सुर्खियों को हिंदी अंग्रेजी के मिले जुले शब्दों में चिल्लाकर सुनाता रहता। इस बार मैं पटरी के सहारे रुका और मैंने उससे हिंदी का अखबार मांगा। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसने पूछा, मतलब आपको हिंदी आती है? बिल्कुल, मैंने अखबार के पैसे देते हुए कहा। क्यों, तुमने क्या सोचा? वह रुका। पर आप लगते तो बड़े अंग्रेज हैं। वह बोला, मतलब कि आप हिंदी भी पढ़ सकते हैं? हाँ, बिल्कुल पढ़ सकता हूँ। मैं इस बार मैं थोड़ा अधीर होते हुए बोला, मैं हिंदी बोल सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ और लिख भी सकता हूँ। मैंने स्कूल में दूसरे सब्जेक्ट के साथ हिंदी भी पढ़ी है। सब्जेक्ट? उसने पूछा। अब जो कभी स्कूल नहीं गया उसको मैं क्या समझाता कि सब्जेक्ट क्या होता है? वह कुछ होता है, मैंने शुरू किया ही था कि हरी बत्ती हो गई। मेरे पीछे गाड़ियों के हॉर्न का शोर 100 गुना बढ़ गया। मैंने भी अपने आप को ट्रैफिक के साथ आगे बढ़ने दिया। अगले दिन वह फिर से वहां पर था। वह मुस्कुरा रहा था और मेरी तरफ हिंदी का अखबार बढ़ाते हुए कहा, भैया आपका अखबार। अब बताइए ये सब्जेक्ट क्या चीज है? अंग्रेजी का यह शब्द उसकी जबान पर अजीब लग रहा था। ऐसा लगा मानो अंग्रेजी में सब्जेक्ट्स का जो दूसरा अर्थ है प्रजा, उस अर्थ में वह उसका प्रयोग कर रहा है। ओह, यह कुछ पढ़ाई लिखाई से संबंधित है, मैंने कहा। उसके बाद चूंकि लाल बत्ती हो गई सो मैंने पूछा, तुम कभी स्कूल गए हो?
कभी नहीं, उसने जवाब दिया। फिर बात बढ़ाते हुए उसने गर्व से कहा, जब मैं इतना ऊंचा था तभी से मैंने काम करना शुरू कर दिया था। उसने मेरी साइकिल की गद्दी के बराबर अपने आप को नापा। पहले मेरी माँ मेरे साथ आती थी, लेकिन अब मैं अकेले ही कर लेता हूँ। अभी तुम्हारी माँ कहाँ है? मैंने पूछा। पर तब तक बत्ती हरी हो गई और मैं चल पड़ा। मैंने उसे अपने पीछे कहीं चिल्लाते हुए सुना, वह मेरठ में है, और उसके साथ बाकी ट्रैफिक के शोरगुल में डूब गया। मेरा नाम समीर है, उसने अगले दिन कहा, और बड़े शर्माते हुए मेरा नाम पूछा। आपका नाम? यह तो बड़े आश्चर्य की बात थी। मेरी साइकिल डगमगाई। मेरा नाम भी समीर है, मैंने बताया। क्या? उसकी आंखें एकदम से चमक उठी। हाँ, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हें पता है समीर का अर्थ है हवा, पवन और पवन पुत्र। कौन है जानते हो ना? हनुमान। तो अब से आप समीर 1 और मैं समीर 2। उसने खूब खुश होते हुए कहा। हाँ ठीक है, मैंने जवाब दिया और अपना हाथ आगे बढ़ाया। हाथ मिलाओ समीर 2। उसका छोटा सा हाथ मेरे हाथ में एक नन्ही चिड़िया की तरह समा गया। मैं साइकिल चढ़ाकर आगे बढ़ चुका था, पर उसके हाथ की गर्माहट अभी तक महसूस कर रहा था। अगले दिन उसके चेहरे पर उसकी चिर परिचित मुस्कान नहीं थी। मेरठ में बड़ी गड़बड़ हो गई है, उसने कहा। वहां दंगों में बहुत लोग मारे गए हैं। मैंने मुख्य अखबार की सुर्खियों की तरफ देखा। बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, सांप्रदायिक दंगे। लेकिन समीर, मैंने शुरू ही किया था। मैं मुस्लिम समीर हूं, वह बोल पड़ा। और मेरे सभी लोग मेरठ में हैं। उसकी आंखें भर आईं। जब मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा, उसने नजर ऊपर नहीं उठाई। समीर 1 और समीर 2 में कोई 3 अंतर लिखिए। क्या ये अंतर उन्हें दोस्त बनने से रोक पाए? अगले दिन चौराहे पर वह नहीं था। न उसके अगले दिन वह दिखा, न आगे फिर कभी। अंग्रेजी या हिंदी का कोई अखबार मुझे नहीं बता सकता कि मेरा समीर 2 आखिर कहाँ गया। पोइली सेन गुप्ता की कहानी द लाइट्स चेंज्ड पर आधारित है। जहां समीर 1 को अंग्रेजी ज़्यादा अच्छी आती है, वहीं समीर 2 हिंदी बोलता है। हालांकि दोनों की भाषाएं अलग हैं, फिर भी दोनों एक दूसरे से बात कर पाए। उन्होंने उसके लिए प्रयास किया, क्योंकि उनके लिए बात करना महत्वपूर्ण था। समीर 1 और समीर 2 की धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमियां भी अलग हैं। जहां समीर 1 हिंदू है, वहीं समीर 2 मुसलमान है। दोनों में दोस्ती हुई, क्योंकि दोनों दोस्ती करना चाहते थे। खान पान, पहनावा, धर्म, भाषा आदि की ये भिन्नताएं विविधता के पहलू हैं। अब अपनी विविध धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों के अलावा समीर 1 और समीर 2 कई अन्य मामलों में भी एक दूसरे से अलग थे। उदाहरण के लिए, समीर 1 ने स्कूल में पढ़ाई की थी, जबकि समीर 2 अखबार बेचता था। समीर 2 को स्कूल जाने का मौका मिला ही नहीं। आपने संभवतः अपने इलाके में ऐसे कई लोगों को देखा होगा जो गरीब हैं और जिनकी भोजन, घर, कपड़े की जरूरतें भी पूरी नहीं हो पाती। यह फर्क उस फर्क से अलग है जिनके बारे में हमने पहले पढ़ा। यह विविधता का रूप नहीं है, बल्कि गैर बराबरी का रूप है। गैर बराबरी का मतलब है कि कुछ लोगों के पास न अवसर हैं, न ही जमीन या पैसे जैसे संसाधन जो दूसरों के पास हैं। इसलिए गरीब और अमीरी विविधता का रूप नहीं है, यह लोगों के बीच मौजूद असमानता यानी गैर बराबरी है। जाति व्यवस्था असमानता का एक और उदाहरण है। इस व्यवस्था में समाज को अलग अलग समूहों में बांटा गया। इस बंटवारे का आधार था कि लोग किस किस तरह का काम करते हैं। लोग जिस जाति में पैदा होते हैं उसे बदल नहीं सकते थे। उदाहरण के लिए, अगर आप कुम्हार के घर में पैदा हो गई हैं तो आपकी जाति कुम्हार ही होती और आप बस वही बन सकती थी। कोई व्यक्ति जाति से जुड़ा अपना पेशा भी नहीं बदल सकता था, इसलिए उस ज्ञान के अलावा किसी अन्य ज्ञान को हासिल करना जरूरी नहीं समझा जाता था। इससे गैर बराबरी पैदा हुई। आप इस बारे में अगले पाठों में पढ़ेंगी। विविधता हमारे जीवन को कैसे समृद्ध करती है। जैसे समीर 1 और समीर 2 दोस्त बने, ठीक वैसे ही आपकी भी सहेलियां होंगी जो आपसे बहुत अलग होंगी। आपने शायद उनके घर में अलग तरह का खाना खाया होगा, उनके साथ अलग त्योहार मनाए होंगे, उनके कपड़े पहनकर देखे होंगे और थोड़ी बहुत उनकी भाषा भी सीखी होगी। सूची बनाइए कि भारत के अलग अलग प्रांतों के कौन कौन से व्यंजन खाए हैं।
अपनी मातृभाषा के अलावा उन भाषाओं की सूची बनाइए जिनके शब्द आप जानती हैं। आपको शायद तरह तरह के जानवर, रानियों, साहसिक कहानियों, भूतों की कहानियां पसंद होंगी। संभव है कि आपको खुद कहानी बनाना भी पसंद होगा। एक अच्छी कहानी पढ़ने से हमेशा खुशी मिलती है। उसको पढ़कर और ज़्यादा कहानी बनाने के लिए नए नए विचार मिलते हैं। जो लोग कहानियां लिखते हैं वे विभिन्न स्रोतों, किताबों, वास्तविक जीवन और कल्पना से प्रेरणा लेते हैं। कुछ लोग जंगल में जानवरों के नज़दीक रहे और उन्होंने जानवरों की दोस्ती और लड़ाइयों के बारे में कहानियां लिखी। कुछ अन्य लोगों ने राजा रानियों के वृत्तांत पढ़कर प्यार और सम्मान के किस्से लिखे। कुछ ने अपने बचपन की यादों में गोते लगाए। स्कूल और दोस्तों की मधुर यादों से निकलकर कुछ साहस कहानियां लिखी। कल्पना कीजिए कि जिनकी कहानियां आपने सुनी या पढ़ी हैं, उन सभी कहानीकारों या कहानी सुनाने वालों को ऐसी जगह पर रहना पड़े जहां लोग केवल 2 ही रंग के कपड़े पहनते हों, लाल और सफ़ेद, एक तरह का खाना खाते हों, शायद आलू, समान रूप से केवल 2 पशु पक्षी को पालते हों, उदाहरण के लिए हिरन और कौआ, और केवल सांप सीढ़ी खेल से अपना मनोरंजन करते हों। ऐसी जगह रहकर वे कैसी कहानियां लिख पाएंगे। भारत में विविधता। भारत विविधताओं का देश है। हम विभिन्न भाषाएं बोलते हैं, विभिन्न प्रकार का खाना खाते हैं, अलग अलग त्योहार मनाते हैं और भिन्न भिन्न धर्मों को मानते हैं। लेकिन गहराई से सोचें तो वास्तव में हम एक ही तरह की चीजें करते हैं, केवल हमारे करने के तरीके अलग हैं। हम विविधता को कैसे समझें? करीब 200-225 साल पहले जब रेल, हवाई जहाज, बस और कार हमारे जीवन का हिस्सा नहीं थे, तब भी लोग संसार के एक भाग से दूसरे भाग की यात्रा करते थे। वे पानी के जहाज में, घोड़ों या ऊंट पर बैठकर जाते या फिर पैदल चलकर। अक्सर ये यात्राएं खेती या बसने के लिए नई जमीन की तलाश में या फिर व्यापार के लिए की जाती थी। चूंकि यात्रा में बहुत समय लगता था, इसलिए लोग नई जगह पर अक्सर काफी लंबे समय तक ठहर जाते थे। इसके अलावा सूखे और अकाल के कारण भी कई बार लोग अपना घर बार छोड़ देते थे। उन्हें जब पेट भर खाना नहीं मिलता था तो वे नई जगह पर जाकर बस जाते थे। कुछ लोग काम की तलाश में और कुछ लोग युद्ध के कारण घर छोड़ देते थे। लोग जब नई जगह में बसना शुरू करते थे तो उनके रहन सहन में थोड़ा बदलाव आ जाता था। कुछ चीजें वे नई जगह की अपना लेते थे और कुछ चीजों में वे पुराने ढर्रे पर ही चलते रहते थे। इस तरह उनकी भाषा, भोजन, संगीत, धर्म आदि में नए पुराने का मिश्रण होता रहता था। उनकी संस्कृति और नई जगह की संस्कृति में आदान प्रदान होता था और धीरे धीरे एक मिश्रित यानी मिली जुली संस्कृति उभरती। अगर अलग अलग क्षेत्रों का इतिहास देखें तो हमें पता चलेगा कि किस तरह विभिन्न सांस्कृतिक प्रभावों ने वहां के जीवन और संस्कृति को आकार देने में योगदान किया है। इस तरह से कई क्षेत्र अपने विशिष्ट इतिहास के कारण विविधता संपन्न हो जाते हैं। ठीक इसी प्रकार लोग अलग अलग तरह की भौगोलिक स्थितियों में किस प्रकार सामंजस्य बिठाते हैं, उससे भी विविधता उत्पन्न होती है। उदाहरण के लिए समुद्र के पास रहने में और पहाड़ी इलाकों में रहने में बड़ा फर्क है। न केवल वहाँ के लोगों के कपड़ों और खान पान की आदतों में फर्क होगा, बल्कि जिस तरह का वे काम करेंगे वे भी अलग होंगे। शहरों में अक्सर लोग यह भूल जाते हैं कि उनका जीवन उनके भौतिक वातावरण से किस तरह गहराई से जुड़ा हुआ है। ऐसा इसलिए है कि शहरों में लोग विरले ही अपनी सब्जी या अनाज उगाते हैं। इन चीजों के लिए बाजार पर ही निर्भर रहते हैं। आइए भारत के 2 भागों लद्दाख और केरल के उदाहरण के जरिए यह समझने की कोशिश करें कि किसी क्षेत्र की विविधता पर उसके ऐतिहासिक और भौगोलिक कारकों का क्या असर पड़ता है। एटलस में भारत का नक्शा देखिए और उसमें ढूंढिए कि ये दोनों क्षेत्र लद्दाख और केरल कहाँ पर हैं। इन दोनों क्षेत्रों की भौगोलिक स्थितियां वहाँ के भोजन, कपड़े, व्यवसाय, पेशे को कैसे प्रभावित करती हैं, उनकी सूची बनाइए। ये चित्र आप देख सकते हैं। लद्दाख ऊंचे पहाड़ों वाला रेगिस्तानी इलाका। लद्दाख जम्मू कश्मीर के पूर्व में पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तानी इलाका है। यहाँ पर बहुत ही कम खेती संभव है क्योंकि इस क्षेत्र में बारिश बिल्कुल नहीं होती और यह इलाका हर वर्ष काफी लंबे समय तक बर्फ से ढका रहता है। इस क्षेत्र में बहुत ही कम पेड़ उग पाते हैं। पीने के पानी के लिए लोग गर्मी के महीनों में पिघलने वाली बर्फ पर निर्भर रहते हैं। यहाँ के लोग एक खास किस्म की बकरी पालते हैं जिससे पश्मीना ऊन मिलता है। यह ऊन कीमती है
इसलिए पश्मीना शॉल बड़ी महंगी होती है। लद्दाख के लोग बड़ी सावधानी से इस ऊन को इकट्ठा करके कश्मीर के व्यापारियों को बेच देते हैं। मुख्यतः कश्मीर में ही पश्मीना शालें बुनी जाती हैं। यहाँ के लोग दूध से बने पदार्थ जैसे मक्खन, चीज, खास तरह का छेना और मांस खाते हैं। हर एक परिवार के पास कुछ गाय, बकरी और याक होती है। रेगिस्तान होने का यह मतलब नहीं है कि व्यापारी यहाँ आने के लिए आकर्षित नहीं हुए। लद्दाख तो व्यापार के लिए एक अच्छा रास्ता माना गया, क्योंकि यहाँ कई घाटियां हैं जिनसे गुजरकर मध्य एशिया के काफिले उस इलाके में पहुंचते थे जिसे आज तिब्बत कहते हैं। ये काफिले अपने साथ मसाले, कच्चा रेशम, दरियां आदि लेकर चलते थे। लद्दाख के रास्ते ही बौद्ध धर्म तिब्बत तक पहुंचा। लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहते हैं। करीब 400 साल पहले यहाँ पर लोगों का इस्लाम धर्म से परिचय हुआ और अब यहाँ अच्छी खासी संख्या में मुसलमान रहते हैं। लद्दाख में गानों और कविताओं का बहुत ही समृद्ध मौखिक संग्रह है। तिब्बत का ग्रंथ केसर सागा लद्दाख में काफी प्रचलित है। उसके स्थानीय रूप को मुसलमान और बौद्ध दोनों ही लोग गाते हैं और उस पर नाटक लिखते हैं। केरल भारत के दक्षिण पश्चिमी कोने में बसा हुआ राज्य है। यह एक तरफ समुद्र से घिरा हुआ है और दूसरी तरफ पहाड़ियों से। इन पहाड़ियों पर विविध प्रकार के मसाले जैसे काली मिर्च, लौंग, इलायची आदि उगाए जाते हैं। इन मसालों के कारण यह क्षेत्र व्यापारियों के लिए बहुत ही आकर्षक बना हुआ है। सबसे पहले अरबी और यहूदी व्यापारी केरल आए। ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस लगभग 2000 साल पहले यहाँ आए। भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय उन्हीं को जाता है। अरब से कई व्यापारी यहाँ आकर बस गए। इब्न बतूता, जो करीब 700 साल पहले यहाँ आए, अपने यात्रा वृत्तांत में मुसलमानों के जीवन का विवरण देते हुए लिखा है कि मुसलमान समुदाय की यहाँ बड़ी इज्जत है। ये चित्र देखिए, मछली पकड़ने का चीनी जाल। वास्को डिगामा पानी के जहाज से यहाँ पहुंचे तो पुर्तगालियों ने यूरोप से भारत तक का समुद्री रास्ता जाना। इन सभी ऐतिहासिक प्रभावों के कारण केरल के लोग विभिन्न धर्मों का पालन करते हैं, जिसमें यहूदी, इस्लाम, ईसाई, हिंदू और बौद्ध धर्म शामिल हैं। चीन के व्यापारी भी केरल आए। यहाँ पर मछली पकड़ने के लिए जो जाल इस्तेमाल किए जाते हैं वे चीनी जालों से हूबहू मिलते हैं और उन्हें चीना वाला कहते हैं। तलने के लिए लोग जो बर्तन इस्तेमाल करते हैं उसे चीनी चट्टी कहते हैं। इसमें चीन शब्द का इस्तेमाल इस बात की ओर इशारा करता है कि उसकी उत्पत्ति कहाँ हुई होगी। केरल की उपजाऊ जमीन और जलवायु चावल की खेती के लिए बहुत उपयुक्त है और वहाँ के अधिकतर लोग मछली, सब्जी और चावल खाते हैं। केरल में मनाए जाने वाले त्योहार ओणम का एक विशेष आकर्षण है नाव प्रतियोगिता। जहां केरल और लद्दाख की भौगोलिक स्थितियां एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, वहीं हम यह भी देखते हैं कि दोनों क्षेत्रों के इतिहास में एक ही प्रकार के सांस्कृतिक प्रभाव हैं। दोनों ही क्षेत्रों में चीन और अरब से आने वाले व्यापारियों को प्रभावित किया। जहां केरल की भौगोलिक स्थिति ने मसालों की खेती को संभव बनाया, वहीं लद्दाख की विशेष भौगोलिक स्थिति और ऊन ने व्यापारियों को अपनी ओर खींचा। इस तरह पता चलता है कि किसी भी क्षेत्र के सांस्कृतिक जीवन का उसके इतिहास और भूगोल से प्राय गहरा रिश्ता होता है। विविध संस्कृतियों का प्रभाव केवल बीते हुए कल की बात नहीं है। हमारे वर्तमान जीवन का आधार ही काम के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना है। हर एक कदम के साथ हमारे सांस्कृतिक रीति रिवाज और जीने का तरीका धीरे धीरे उस नए क्षेत्र का हिस्सा बन जाते हैं जहां हम पहुंचते हैं। ठीक इसी तरह अपने पड़ोस में हम अलग अलग समुदायों के लोगों के साथ रहते हैं। अपने रोजमर्रा के जीवन में हम मिलजुल कर काम करते हैं और एक दूसरे के रीति रिवाज और परंपराओं में घुल मिल जाते हैं। विविधता में एकता। भारत की विविधता और अनेकता को उसकी ताकत का स्रोत माना गया है। जब अंग्रेजों का भारत पर राज था तो विभिन्न धर्म, भाषा और क्षेत्र की महिलाओं और पुरुषों ने अंग्रेजों के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ी थी। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अलग अलग परिवेशों के लोग शामिल थे। उन्होंने एकजुट होकर आंदोलन किया, इकट्ठे जेल गए और अंग्रेजों का अलग अलग तरीकों से विरोध किया। अंग्रेजों ने सोचा था कि वे भारत के लोगों में फूट डाल सकते हैं क्योंकि उनमें काफी विविधताएं हैं और इस तरह का उनका
और इस तरह उनका राज चलता रहेगा। मगर लोगों ने दिखला दिया कि वे एक दूसरे से चाहे कितने भी भिन्न हो, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी जाने वाली लड़ाई में वे सब एक हैं। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भाषण देते हुए पंडित नेहरू का ये चित्र है लाल किले के पास। यह गीत जो ऊपर दिया गया है कविता में, दिन खून के हमारे प्यारे न भूल जाना, खुशियों में अपनी हम पर आंसू बहा के जाना, सैयाद ने हमारे चुन चुन के फूल तोड़े, वीरान इस चमन में कोई गुल खिला के जाना, गोली खा के सोए जलिया बाग में हम, सूनी पड़ी कब्र पर दिया जला के जाना, हिंदुओं मुसलमानों की होती है आज होली, बहते एक रंग में दामन भिगो के जाना, कुछ जेल में पड़े हैं कुछ कब्र में गड़े हैं, दो बूंद आंसू उन पर प्यारे बहा के जाना, दिन खून के हमारे प्यारे न भूल जाना, खुशियों में अपनी हम पर आंसू बहा के जाना। यह गीत अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद गाया जाता था। इस हत्याकांड में एक ब्रिटिश जनरल ने उन शांतप्रिय निहत्थे लोगों पर खुलेआम गोलियां चलवा दी थी जो बाग में इकट्ठे होकर सभा कर रहे थे। महिला पुरुष हिंदू मुसलमान व सिख कितने सारे लोग थे जो अंग्रेजों की पक्षपातपूर्ण नीति का विरोध करने के लिए जमा हुए थे। उनमें से बहुत से लोगों की जान गई, उनमें भी ज्यादा लोग घायल हुए, उससे भी ज्यादा लोग घायल हुए। यह गीत उन्हीं शहीदों की याद में गाया जाता था। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उभरे गीत और चिन्ह विविधता के प्रति हमारा विश्वास बनाए रखते हैं। क्या आप भारतीय झंडे की कहानी जानती हैं? स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ही भारत के झंडे की परिकल्पना की गई थी। इस झंडे को सारे भारत में लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ इस्तेमाल किया। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब भारत की खोज में लिखा कि भारतीय एकता कोई बाहर से थोपी हुई चीज नहीं है, बल्कि यह बहुत ही गहरी और जिसके अंदर अलग अलग तरह के विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना है। इसमें विविधता को पहचाना और प्रोत्साहित किया जाता है। यह नेहरू ही थे जिन्होंने भारत की विविधता का वर्णन करते हुए अनेकता में एकता का विचार हमें दिया। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित हमारा राष्ट्रगान भी भारतीय एकता की ही एक अभिव्यक्ति है। राष्ट्रगान किस तरह से एकता का वर्णन करता है, अपने शब्दों में लिखिए। ये चैप्टर समाप्त हो गया है। इन प्रश्नों को आप देख सकते हैं जिनके अभी जो हमने चैप्टर पढ़ा है, इसके आंसर आपको आसानी से ढूंढे जा सकते हैं।